वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अवर ओन करियर क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन पोर्शन की। हम लोग आज बात करने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेज के बारे में और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। आगे के वीडियोस हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ आप जाके वो वीडियोस देख लीजिए तो आपके ये चैप्टर के जो आगे के डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम सबको पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। जो रिफ्लेक्शन में यूज़ होते हैं लॉज उसे हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्शन के लिए यूज़ होंगे वो सारे लॉज को हम लोग बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ ट्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सारे के सारे कहाँ पे लाई करते हैं? सेम प्लेन में। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ है। हमने रिफ्रैक्शन में भी देखा था, उधर भी सेम पॉइंट था। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सबके सब सेम प्लेन में लाई करते थे। नेक्स्ट लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट of given color and for given pair of media. This law is known as Snell's law. ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंट रे से जो एंगल बनता है नॉर्मल के पास उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे से जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ उसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक बार मैं डायग्राम में आपको याद दिला दूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या थे। तो ये रहा, तो ये सरफेस है, यहाँ से नॉर्मल भी ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ पे दो रेस ट्रैवल करेंगे, इंसिडेंस रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो दोनों में से जो एंगल नॉर्मल के थ्रू बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो डायग्राम में सबको दिख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहा। ठीक है, तो सबको ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसे बोलते हैं। नॉर्मल के साथ एंगल बनना चाहिए, तो उसके साइन के एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ नथिंग बट रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो दो मीडियम में का स्पीड हमको देखना है कि कितना स्पीड है, दोनों के रेशियो देखना है, तो उसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि हमें लाइट को जो है वो ग्लास में रखना है। ठीक है, ग्लास मीडियम से ट्रैवल कराना है, तो ग्लास मीडियम में उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी ग्लास की, तो वो पता करने के लिए एयर की तो सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸ अप्रॉक्स। तो वैसे ही हमें जो मीडियम में हम लोग डाल रहे हैं उसे, जो मीडियम में उसे पुट करने वाले हैं उसकी भी स्पीड हमें पता होनी चाहिए। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लेंगे, क्योंकि बार बार हम लोग स्पीड्स तो डिवाइड नहीं करने वाले। इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, हर एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर देंगे। तो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट जो एयर मीडियम में होती है और जो मीडियम दूसरे जो मीडियम में उसे पुट करने वाले, अगर हम दोनों को डिवाइड करें, दोनों का रेशियो निकालें, तो उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कोई अगर ऐसे पूछे कि सर हम अगर वाटर के अंदर ग्लास को रखें और उसके बाद ट्रैवल करवाए तो लाइट को,
तो वो भी पॉसिबल है। वाटर के अंदर आप ग्लास को रख सकते हो, उसके बाद लाइट को ट्रैवल करवाओ, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डायरेक्ट नहीं मिल सकता, उस केस में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं, दोनों को फिर डिवाइड करते हैं, तो आता है आंसर। तो जैसे कि अभी हम बात करें सर, वाटर के अंदर अगर ग्लास को रखा है तो कैसे ट्रैवल करेगा? तो जैसे वाटर के अंदर से ट्रैवल करेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो हम लोग दोनों की स्पीड को डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि वाटर को हम लोग अगर मीडियम 1 कंसिडर कर रहे हैं और वाटर को मीडियम 2 कंसिडर कर रहे हैं, ग्लास को मीडियम 2 कंसिडर कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N21 का मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो इससे हम लोग डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो समझ लो आप यहाँ पे कि 2 1 का मीनिंग है, 2 1 का मीनिंग होता है 2 विथ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, तो सॉरी मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, उसे हम लोग 2 1 बोलते हैं, 2 और 1, तो मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। लेकिन इसका रेसिप्रोकल कर देना है आपको स्पीड के टाइम। तो जब आप स्पीड फाइंड करो तो 1 पीछे लिखा हुआ है, तो 1 को आपको न्यूमरेटर में कंसिडर करना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 आपको लिखना है। ठीक है, सिमिलरली अगर इसका उल्टा करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, सेकेंड फार्मूला जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 बनेगा। तो इधर हमें 2 जो है वो पीछे आ रहा है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में मीडियम 2 की स्पीड आएगी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 अपॉन v1। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का जब हम इंडेक्स फाइंड करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट आता है स्फेरिकल लेंसेज। हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में देखा था, वैसे स्फेरिकल लेंसेज है। स्फेरिकल लेंसेज आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो दोनों का डेफिनेशंस पे आते हैं। इट इज़ थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो थिकर होता है मिडल पोर्शन पे और थिन होता है एजेस के अंदर। कॉनकेव क्या होता है? इट इज़ थिनर इन द मिडल, थिकर एट द एजेस। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कॉनकेव। डायग्राम में देखते हैं, सबको समझ आ जाएगा एक्चुअली ये मिरर बनते कैसे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो दो स्फेरिकल मिरर्स का इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट्स आते हैं वो हम लोग ध्यान देंगे। तो ये वाला जो है वो कॉन्वेक्स है। देखो यहाँ पे आप एंड पोर्शन पे देख सकते हैं, एंड पोर्शन पे आप देख सकते हैं कि ये थिनर है और मिडल पोर्शन पे ये थिकर है। मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो आप मिडल पोर्शन में देखेंगे तो ये पोर्शन आपको ज़्यादा वाइड दिखेगा, और एंड पोर्शन पे अगर आप देखेंगे तो एंड पोर्शन जो आपका है वो थिनर दिख रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्या है? कॉनकेव लेंस दो मिरर को हमें साइड बाय साइड रखना है, लेकिन दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करना। बीच में एक दूसरा हमको प्लेन मिरर या तो कोई भी टाइप का स्फेरिकल लेंसेज या तो ग्लास स्लैब टाइप, हमें कुछ भी ट्रांसपेरेंट मीडियम रखना पड़ेगा, तो हमें एक सरफेस मिलता है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये सरफेस को हम लोग बोलते हैं तीनों का इंटरसेक्शन कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ मिडल पोर्शन पे। तो मिडल पोर्शन इसका देख लो आप, थिनर है एज़ कंपेरिजन टू एजेस। एजेस पे क्या है? ये थिक है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव सबको समझ आ गया कैसे मिरर्स बनते हैं। नेक्स्ट, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रेज ऑफ लाइट है, अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास करें तो वो बिहाइंड द लेंस बनेगा इमेज उसका, और वो एक जगह पे जाके कन्वर्ज होगा। ठीक है,
तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस। सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करें तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन गेट्स डाइवर्ज एंड अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो रेज है वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, मीट नहीं करते, तो उसे हमें अपेरेंटली पीछे की तरफ खींच के उसे मीट करवाना पड़ता है। तो वो सारे लेंसेज को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। डायग्राम में हम लोग देखेंगे, हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि ये दो टाइप के हैं लेंसेज। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही हैं। पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है वो एक पॉइंट पे मीट करेंगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मीट्स एट ओनली वन पॉइंट। तो सारे एक जगह कन्वर्ज हो गए, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव में क्या हुआ है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास करी गई है सरफेस के ऊपर से। वेट अ मिनट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास करी गई है सरफेस के ऊपर से। तो ये सारे रेज जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये सारे रेज जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये इसे हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा एट सम पॉइंट। तो पीछे एक्सटेंड करेंगे सारे रेज को। तो एक्सटेंड करने के बाद ये सेम साइड बनेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो कॉनकेव लेंस को एक्चुअली में हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को एक्चुअली में हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में जो है वो सारे रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं, वो एट अ पॉइंट कन्वर्ज होते हैं। कॉनकेव में सारे बाहर की तरफ जाते हैं, डाइवर्ज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंसेज में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होंगे वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ एपर्चर। द डायमीटर ऑफ सर्कुलर एजेस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ अ लेंस। तो हमने देखा था आगे कि लेंसेज जो है वो दो सर्कुलर लेंस स्फेरिकल लेंसेज से बनते हैं। तो दो सर्कुलर स्फेरिकल लेंसेज के जो भी डायमीटर होंगे उसे हम लोग बोलते हैं एपर्चर। ये डायग्राम में हम देखेंगे, तो डायग्राम में हमें दिख रहा है यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेस है। ये स्फेरिकल सरफेस का जो डायमीटर होगा उसे हम लोग बोलेंगे एपर्चर। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम विच लेंस हैज़ बीन कट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे डायग्राम में हम फिर से फोकस करेंगे, तो यहाँ पे दो सर्कल हैं। ठीक है, जितने भी स्फेरिकल लेंसेज से बनता है तो दो सर्कल, तो इसके कितने सेंटर होंगे, दो सेंटर होंगे। दिस इज सेंटर नंबर 1 एंड दिस इज सेंटर नंबर 2, देन दिस इज C1 एंड C2। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, क्योंकि ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बनता है, दो सर्कल से बनता है, इसलिए इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे। हमने मिरर के अंदर देखा था, उसमें सिर्फ एक स्फेरिकल मिरर से बन रहा था पूरा का पूरा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहा था। यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे क्योंकि दो सर्कल हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, an imaginary line passing through two center of curvature of two spherical lenses is called principal axis। अब यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर आर देयर, तो दोनों के बीच से जो लाइन पास होगी स्ट्रेट लाइन, उसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट रे पासिंग थ्रू इट डज नॉट डेविएट। तो ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट है पूरे स्फेरिकल लेंसेज में जहाँ से रे जो है वो कभी डेविएट नहीं होती। ये डायग्राम में हम देखेंगे ध्यान से। तो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि यहाँ से रेस कभी डेविएट नहीं हो रही, स्ट्रेट पास हो जा रही है। देख लो, आप देख सकते हैं यहाँ से स्ट्रेट पास हो जा रहा है। तो ये पॉइंट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर इधर ये रहा, एग्जैक्टली जो सेंटर की जो लाइन होती है वो वाली, ठीक है, जो पास होती है। तो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, रेड कलर से मैं मार्किंग कर देता हूँ। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड हियर इन कॉनकेव लेंस दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस।
तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है? द पोजिशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल सो दैट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट lens become parallel appear to travel from principal axis is called first principal focus। तो ये ऐसा फोकस पॉइंट है कि यहाँ से अगर रेस पास होंगी तो वो पैरेलल की पैरेलल ही रह जाएंगी, ठीक है। तो रेज ऑफ लाइट आती है वो अगर इधर से पास होगी तो वो पैरेलल रह जाएंगी। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या है? पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर बीम ऑफ लाइट पैरेलल मीट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इज कॉल्ड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो जहाँ पे वो मीट करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो हम लोग देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कौन सा, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस हम पहले समझते हैं तो फर्स्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जहाँ पे वो मीट करते हैं तो यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं तो ये मिरर के राइट साइड है तो ये F जो है वो होगा F2, ठीक है। और इसके जो लेफ्ट साइड बनने वाला है वो F1। सिमिलरली इधर ये मीट कर रहे हैं उधर डाइवर्ज करेंगे तो इसमें कॉनकेव लेंस में क्या होगा? ये वाला F2 होगा और ये F1 होगा। एक्चुअली में डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर टू F2 रिमेन्स सेम। नेक्स्ट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो सबको पता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो डायग्राम में हम लोग फिर से सारे टर्म्स एक बार देख लेते हैं तो सबको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे C1 एंड C2। डायग्राम के अंदर हमें दिख रहा है C1 एंड C2 दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्योंकि दो स्फेरिकल लेंसेज से ये बनते हैं, ठीक है। तो C1 एंड C2 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है 2F1 एंड 2F2। जितना ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा उसका डबल हमें कर देना है। सपोज ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस 5 है तो ये भी हमें 5 रखना पड़ेगा। तो 5 + 5 टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 10। सिमिलरली राइट में भी हमें डिस्टेंस सेम रखना पड़ेगा 10, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें हमेशा सेम रखना है, वो आपको याद रखना पड़ेगा F1 F2 2F1 एंड 2F2 का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज नथिंग बट लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2। तो C1 एंड C2 का जो लाइन जॉइन किया है मैंने रेड मार्कर से उसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद आते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड में F1 राइट साइड में F2। और उसके बाद आता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जहाँ से लाइट डेविएट ही नहीं होती, ठीक है, स्ट्रेट की स्ट्रेट पास हो जाती है तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये रहा, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को, ठीक है। थैंक यू।